हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2022 के लिए करंट अफेयर्स के जो हाई प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। आपका GS1 में, 2 में, 3 में, जितने भी आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये मेंस 60 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। ये 29 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में है, ये सारी डिटेल इसमें है। इसमें क्या होगा, जितने भी आपके हाई प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, उनकी आंसर राइटिंग हम करेंगे इसमें। तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें सिनॉप्सिस आपको मिलेगा, इसका एवोल्यूशन होगा और एस्से भी होगा इसमें, और फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जितने। और जो 2021 का पेपर था, GS पेपर 1 में ही जो है 20 में से 10 क्वेश्चन जो है हमारे जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आए थे। तो नीचे PDF होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स का 2 कोर्स है, प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड कोर्स 2023 के लिए और प्रीलिम्स ओनली कोर्स, सिर्फ प्रीलिम्स का। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सेडिशन। और जो टॉपिक स्टार्ट करने से बता दूं, जो ये PDF है वो आपको 60 डे मेंस प्रोग्राम के साथ आपको मिलेगी। तो पहला टॉपिक है सेडिशन। तो सेडिशन क्या है? सेडिशन एक जो है नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मतलब जब आपको ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगते हैं तो आपको बेल नहीं हो सकती। ये नॉन बेलेबल जो है ऑफेंस है। बेसिकली सेडिशन जो है आपका 152 ईयर ओल्ड एक लॉ है। 1870 में आया था, प्रोविजन अंडर 124A सेक्शन जो है IPC में 1860 में, उसके अंडर ये आया था। इसका सेडिशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि टू कर्ब द डिसेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है डिसेंट जो है उसको कर्ब करना था। और इसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो कोई भी अगर इंसान है, अगर वो वर्ड्स कैसे, ओरल या रिटन, साइन, विजिबल इंटरप्रिटेशन, इन सारी चीज़ों से अगर हेट्रेड, कंटेम्प्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर जो है सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो लग जाते हैं। तो ये जो है बेसिक जो है सेडिशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है इश्यूज क्या क्या हैं। तो इश्यूज से पहले हम देख लेते हैं कि सेडिशन के जो है सिग्निफिकेंस क्या क्या है। इश्यूज से पहले हम इसमें देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या क्या है सेडिशन के। तो सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले यूनिटी ऑफ इंडिया रहती है, क्योंकि अगर आप सेडिशन चार्जेस लगा सकते हो तो इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कॉम्बैट होंगी, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कॉम्बैक्ट होंगी। दूसरा, एक स्टेबल पॉलिटी रहेगा। जैसे आपके जुडिशरी में आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, तो इसी तरह से अगर सेडिशन चार्जेस लगाएंगे। सेडिशन चार्जेस क्या होता है? अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ बोलो तो आपके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगते हैं। तो इसी तरह से इट इज़ इन लाइन विद द कंटेम्प्ट ऑफ पावर ऑफ कंटेम्प्ट। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है जब आप जुडिशरी के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तो उसी के लाइन में है जो पावर ऑफ कंटेम्प्ट के। नेक्स्ट चीज क्या हो गई? इट मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा कि जैसे कोई भी इंसान अगर हेट्रेड फैलाने की कोशिश करे या फिर डिसअफेक्शन फैलाने की कोशिश करे, कंटेम्प्ट की कोशिश करे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर कोशिश करे तो उस पर सेडिशन चार्जेस लग जाएंगे। तो वो एक तरह का पब्लिक ऑर्डर जो है मेंटेन रहेगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इट इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। तो गवर्नमेंट अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस जो लगते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आपने
कोई भी अगर वर्ड्स स्पोकन या रिटन या साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऐसे शो करी तो तब आपको सेडिशन जो चार्जेस हैं वो आपको लगते हैं। नेक्स्ट है, अब इश्यूज क्या क्या हैं इसके। सबसे पहले 152 ईयर पुराना लॉ है तो कॉलोनियल लेगेसी है। इसका पर्पस ख़त्म हो चुका है तो ब्रिटिश चले गए थे, उनके साथ इस लॉ को चले जाना चाहिए। नॉट इन सिंक विद द मॉडर्न डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, तो जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है उनके सिंक में नहीं है। कन्विक्शन जो है कम से कम 2% से भी कम है। तो कन्विक्शन 2% से कम का मतलब ये हुआ कि जो पर्पस है लॉ का वो है विक्टिमाइजेशन ऑफ द यूथ एक्यूज्ड, विक्टिमाइजेशन ऑफ द एक्यूज्ड, मतलब सिर्फ विक्टिमाइज करना है एक्यूज्ड को, उसको कन्विक्शन रेट उसका इतना कम जा रहा है, सिर्फ उसको विक्टिमाइज करके रखना है, क्योंकि फिर उसके बाद चैलेंज होता है कोर्ट में जाके और कोर्ट जो है रिलीज कर देता है, तो मतलब वो कोई गिल्टी फाउंड नहीं करता, वो रिलीज कर देता है। तो कन्विक्शन रेट इसलिए ही कम है क्योंकि विक्टिमाइजेशन ऑफ एक्यूज्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्या बात हो गई कि जो लॉ है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, मतलब कि अगेंस्ट स्टेट अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो दिस विल बी द एंटी नेशनल थिंग ना, अगेंस्ट गवर्नमेंट तो नहीं हुआ, तो कोई डिफरेंस नहीं है स्टेट और गवर्नमेंट में। स्टेट और गवर्नमेंट दोनों को सेम कंसेप्ट लिया है, तो लॉ जो है किसी भी चीज को इन दोनों में से किसी भी चीज को डिस्टिंग्विश नहीं करता है। नेक्स्ट बात आ गई, इट्स वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी जो सेडिशन है वो वायलेशन है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 जो है उसका वायलेशन है। तो जो आपका केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो केस था 1962, उसमें जो कोर्ट है उसने ये वर्डिक्ट दी थी कि सिटीजन के पास राइट है टू से और राइट व्हाटएवर, मतलब ही और शी वांट्स, मतलब सिटीजन के पास जो राइट है कहने का, से और राइट, जब तक वो चीज जो है वॉयलेंस इंसाइट नहीं करती है, जब तक वो चीज वॉयलेंस इंसाइट नहीं करती है तब तक इंसान जो है अपनी बात रख सकता है। तो उसके पास जो है वो राइट है जब तक वो उसकी बात जो है वॉयलेंस इंसाइट नहीं करती है। तो ये जो है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में था कि अगर आपको इसको आ जाता है कि इसके फेवर में अगर आ जाता है कि सेडिशन के, तो आप इस जो केस है उसको कोर्ट कर सकते हैं कि इंसान जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका वायलेशन ना हो, तो जो भी पर्सन है वो कह सकता है, लिख सकता है, जब तक एक वायलेंस क्रिएट ना हो। ओके, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान का एक राइट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके थ्रू वेरियस वेज मेंशन इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1। तो 19 सब क्लॉज 1 में जो है जितने भी वेरियस वेज मेंशन है उसके हिसाब से जो है इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है। तो आपका जो फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच जो है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, राइट टू रिपोर्ट एंड ब्रॉडकास्ट। इसके अंदर राइट टू स्पीच के अंदर राइट टू साइलेंस भी है, राइट टू साइलेंस, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड,
एंड नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो 19 सब क्लॉज 1 में जो है आपकी इतने तरह की राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो राइट टू रिमेन साइलेंट जो है वो भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो राइट टू साइलेंट जो है वो भी पार्ट है। तो जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उनके ऊपर एक जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है, और ये रीजनेबिलिटी जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप इन पे इम्पोज कर सकते हो और वो कौन करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो रीजनेबिलिटी टेस्ट क्या है कि अगर जो लॉ है वो प्रोपोर्शनेट है टू द ऑब्जेक्टिव इट ट्राइज टू अचीव, मतलब जो लॉ है वो क्या वो ही ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है, तो ये इसका एक रीजनेबिलिटी टेस्ट होगा। लॉ क्या, दूसरा रीजनेबिलिटी टेस्ट क्या होगा कि लॉ क्या जो है स्टेट के गोल्स हैं उनको अचीव कर पा रहा है। लॉ का जो टाइम और स्पेस है, स्पेशल है, वो जस्टिफाइड हो पा रहा है, ये भी देखना होगा। और इट शुड बैलेंस द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस रहे। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है वो इंटैक्ट रहे, जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट के साथ वो भी मेंटेन रहे, डिफेमेशन जो है वो, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें रीजनेबल, जो रीजनेबिलिटी है उनको चेक करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो आपको जो है, आपके ऊपर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर वॉयलेशन वो इंटैक्ट रहेगा और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। अगर ये सारी चीज़ें आप मेंटेन कर रही हैं, अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी लिखिए, कोई हार्म नहीं है, मतलब कुछ भी बोलिए कोई हार्म नहीं है। कोई अगर आप मतलब हमारे अगर फ्रेंडली रिलेशन ख़राब नहीं हो रहे हैं फॉरेन स्टेट के साथ तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी हैं। नेक्स्ट आया कि नीड क्यों है, नीड फॉर फ्री स्पीच। फ्री स्पीच की नीड क्यों है? पहला, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जब आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर पाएंगे, उससे पूछ पाएंगे, तभी तो वो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी। अकाउंटेबिलिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा तो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पाएगा। इक्वालिटी प्रमोट करता है ये। तीसरी चीज हो गई डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी तो फ्रीडम ऑफ थॉट्स होंगे, फ्रीडम ऑफ थॉट्स होंगे तो डेवलपमेंट प्रोसेस होगा। तो ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है नीड है। दूसरा क्या हो गया कि रिस्ट्रिक्शंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है फ्री स्पीच के, मतलब फ्री स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगते हैं? पहला, अगर ये आपकी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी अगर हैम्पर कर रहा हो। दूसरा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। एंड ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि फ्रेंडली रिलेशन हो फॉरेन स्टेट के साथ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब किस लिए कि जो जुडिशरी है उसके अंदर जो है पब्लिक जो ट्रस्ट है वो प्रिजर्व रहे। तो जुडिशरी के अंदर जो है पब्लिक जो ट्रस्ट है वो प्रिजर्व रहे। तो ये आपके टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी हो गए कि किसका क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और दूसरा क्या नीड क्या है फ्री स्पीच की। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि जितने भी आपके लॉ हैं जो रिलेटेड हैं पर्सनल मैटर्स के, सच एज आपका मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, गार्जियनशिप हो गया,
वो जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। वो जो आपके लॉज हैं, पर्सनल लॉज, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एप्लीकेबल है एज पर द फेथ ऑफ द पर्सन, कि मतलब किसी भी इंसान का फेथ क्या है उसके बेसिस पे हैं वो जो लॉज हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इन लॉज की यूनिफॉर्मिटी के लिए ही जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कंसेप्ट है वो इजाद हुआ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉ होना चाहिए किसी भी पर्सनल मैटर का, मतलब आपका जब मैरिज हो, डिवोर्स हो, गार्जियनशिप हो, सक्सेशन हो, किसी भी पर्सनल मैटर का जो है एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉ होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन फेथ। मतलब मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, कुछ भी हूं, लेकिन जो मेरा एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉ होना चाहिए हर किसी एक पर्सनल मैटर के लिए, हर किसी एक पर्सनल मैटर के लिए। तो जैसे अभी जो चीज़ है ये कि हाँ पर्सनल लॉ है हमारा, और जो लॉज हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर फेथ से हर फेथ के अकॉर्डिंग जो है आपके पर्सनल लॉज हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है, जो सेकुलरिज्म आइडियल्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। तो उस हैम्पर को बचाने के लिए भी हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि जो कंट्री है उसमें इसके लिए कुछ काम ना हुआ हो आज तक। तो जैसे कुछ स्टेप अगर देख लेते हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया आपका 1954 का। तो बेसिकली वो बात करता है आपका इंटर रिलीजन मैरिज। इंटर रिलीजन मैरिज क्या है, अगर आपने दूसरे धर्म में अगर शादी करी तो आप जो है एक महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, वो नोटिस चिपकता है, और फिर उसके बाद अगर किसी को ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। अगर वो एक महीने का पीरियड खत्म हो गया तो आपकी मैरिज जो है सोलोमनाइज्ड हो जाती है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 जो है इंटर रिलीजन मैरिज, तो दिस इज वन ऑफ द स्टेप टूवर्ड, मतलब दिस एक्ट इज सेकुलर इन नेचर। तो एक यूनिफॉर्मिटी की जो है इसमें बात की गई है, एक सेकुलरिज्म इम्बाइब करने की बात की गई है। बहुत सारे जो लॉज हैं उसमें टाइम टू टाइम जैसे रिफॉर्म हुए हैं, जैसे आपका मैरिज लॉ, मैरिज से रिलेटेड लॉ हो गया, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया आपका 1955। तो उसमें टाइम टू टाइम रिफॉर्म हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी करी जा रही है। एंड एक जो है आपका शाह बानो केस है। तो शाह बानो केस में क्या हुआ था कि शाह बानो केस में शाह बानो ने केस इसलिए किया था कि मेरी जो जैसे हिंदू विमेन है उनको एक मेंटेनेंस राइट मिलता है उनके हस्बैंड से, ऐसे ही जो है मुस्लिम विमेन को भी है एक मेंटेनेंस राइट मिलना चाहिए। तो शाह बानो केस जो है वो मेंटेनेंस राइट से रिलेटेड था, मेंटेनेंस राइट से रिलेटेड। तो ये कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया कि फॉर दोज हु वांट देयर मैरिज रजिस्टर। देखिए अगर आप हिंदू धर्म में शादी कर रहे हैं, आप मुस्लिम धर्म में शादी कर रहे हैं, अगर आप अपने पर्सनल लॉ में उसमें शादी कर रहे हैं, पर्सनल आप अपने सेम रिलीजन में कर रहे हैं, तो आपके ऊपर आप जो है आप अपने पर्सनल लॉ से कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल लॉ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसके अंदर जो है आप शादी कर सकेंगे। तो स्पेशल मैरिज एक्ट उसके ही लिए था कि जो पर्सनल लॉ के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरह का रिफॉर्म टुवर्ड्स सेकुलरिज्म जो चीज़ें हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए एक तरह का ये रिफॉर्म लिया गया था। और शाह बानो केस में जो है मेंटेनेंस राइट की बात की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। अब कुछ आर्गुमेंट्स देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए, वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि इससे जो है यूनिफॉर्मिटी आएगी लॉ में।
मतलब सारे पर्सनल लॉ हट जाएंगे, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी लॉ में। सारे पर्सनल मैटर्स के लिए एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो लॉ में आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि एक इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ लॉ होगा, इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ होगा यूनिफॉर्मिटी आने के लिए। दूसरा क्या है कि इंटरफेथ मैरिज भी जो है अलाउ हो सकेंगी, क्योंकि एक यूनिफॉर्म लॉ हो गया। देखिए अभी बताए क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जैसे आप जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या है, आपको 1 मंथ का पीरियड मिलता है। 1 मंथ में आपकी मैरिज पे कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है, फिर उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी कि किसी ने भी ऑब्जेक्शन उठा दिया फिर उसकी स्क्रूटनी होगी। तो इन सारी चीज़ों को जो 1 मंथ का पीरियड है उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि रिलीजन जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है कि या तो जो है आपका जो मेल है वो फीमेल का रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएगा या फीमेल है वो मेल के रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे क्या है कि उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है मैरिज को अपनी सोलमनाइज नहीं करना पड़ता, 1 महीने का वेट भी नहीं करना पड़ता, तो रिलीजन कन्वर्ट हो जाता है, तो वो अपने पर्सनल लॉ के अंदर जो है वो शादी कर सकते हैं। तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज कोई भी आके उनकी मैरिज को जो है ऑब्जेक्शन उठा सकता है, फिर स्क्रूटनी होगी और वो सोलमनाइज नहीं हो पाएगी मैरिज, अगर वो सारी चीज़ें दिख गई। तो इसलिए ही जो है जो बहुत सारी चीज़ों में होता है कि रिलीजन कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि रिलीजन जो है फोर्सफुली ही कन्वर्ट हो रहा है, तो अपनी विल से भी रिलीजन कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंटरफेथ मैरिज भी हो सकती है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हुआ तो ये जो है हमारे सेकुलर स्टेट के कंसेप्ट को भी कहीं ना कहीं वीक करता है, क्योंकि जो पर्सनल लॉ है वो अप्लाई होता है एज द फेथ ऑफ अ पर्सन। तो फेथ ऑफ अ पर्सन मतलब जो उसका रिलीजन है उसके उस पर अप्लाई होता है। तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट ऑफ द सेकुलर स्टेट है उसको भी वीक करता है। अगर आपके पास यूसीसी नहीं होगा तो जो आपके जो वेरियस कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में फ्रिक्शन भी आ सकता है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, तो वेरियस कम्युनिटीज़ के अंदर फ्रिक्शन भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट हेल्प टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये जो है एड्रेस करता है कंसेप्ट ऑफ द जेंडर इक्वालिटी। तो आपके जितने पर्सनल लॉ हैं, जितने भी आपके पर्सनल लॉ हैं, वो हमेशा क्या उन लोगों ने उन पर्सनल लॉ ने जो हमेशा जो फेवर किया है वो हमेशा मेन को फेवर किया है। तो जितने भी आपके पर्सनल लॉ हैं, जितने भी आपके रिलीजियस लॉ हैं, वो हमेशा फेवर करते हैं मेन को। तो क्या है जो आपका जेंडर इक्वालिटी जो कंसर्न है उसको भी ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको एड्रेस करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 के अंदर जो है प्रोवाइड टू सिक्योर ऑल द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसके बारे में भी बात की गई है। तो इसलिए ही जो है ये सारी चीज़ें हो गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है क्यों ज़रूरत है और क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्या क्या चैलेंजेस हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। तो सबसे पहला क्या कि इससे क्या है, आर्टिकल 25 और 26 को वायलेट कर रहा है कि मतलब आपका जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि प्रोफेस करना है, प्रोपगेट करना है, प्रैक्टिस करना है, उसको कहीं ना कहीं जो है आपका वायलेट कर रहा है कि हर पर्सनल लॉ है, सबका अपना पर्सनल लॉ है, सबको अपनी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो आप जो है पर्सनल जो अपने रिलीजियस जो लॉज हैं उनमें कहीं ना कहीं आप जो है हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस को रोक रहे हैं। तो इट्स वॉयलेट द आर्टिकल 25 एंड 26 विच इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दूसरी चीज़ क्या है कि डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन, हमारे यहाँ इतने सारे बतेरे रिलीजन हैं, तो इसकी वजह से एक रिलीजियन डाइवर्सिटी भी है, तो वो उसको भी कहीं ना कहीं जो है थ्रेट पहुंचाएगा।
और दूसरी बात है कि रिकंसिलिएशन ऑफ द वेरियस पर्सनल लॉ। एंड एक चीज़ और हो गई कि इट अटैक ऑन रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ क्या, माइनॉरिटीज पे अटैक होगा ये, तो आर्टिकल 29 और 30 बीस में आ जाएगा, इट अटैक ऑन द रिलीजियस माइनॉरिटी। दूसरा नेक्स्ट बात है कि जो आपके ट्राइबल कस्टम्स हैं और ट्रेडिशन है उनको भी कहीं ना कहीं ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हैम्पर करेगा। अब बात है कि ठीक है, अभी हमने चैलेंजेस पढ़ लिए, क्यों होना चाहिए वो भी पढ़ लिया, तो अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। लोगों के अंदर आप अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो लोग खुद मतलब खुद वो जो है यूनिफॉर्म अडॉप्ट कर लेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड बाय ओन, वो खुद ब खुद अडॉप्ट कर लेंगे। तो लोगों को आप एजुकेट करो, एजुकेट सिटीजन्स अबाउट द पॉजिटिव ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप जितने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड हैं उनके क्या क्या पॉजिटिव हैं उसके बारे में आप जो है सिटीजन को एजुकेट करो, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ाओ, और जिससे लोग अपने आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करना लगे। सब जो लॉ कमीशन है उसकी एक रिकमेंडेशन थी कि लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन की थी कि सबसे पहले जो है आप धीरे धीरे जो है जितने भी आपके पर्सनल लॉ है उनको रिफॉर्म करिए। आप जो है पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करिए, ये नहीं कि आप पूरा एकदम ब्लैंकेट के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, इतने बड़े लॉ को आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो सबसे पहले जो है जो पर्सनल लॉज हैं उनको जो धीरे धीरे आप रिफॉर्म करिए, फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करिए। बात है कि लोगों के अंदर एक लार्जर कंसेंसस जो है बिल्ड करो ऑन इट्स सोशल इश्यूज, के क्या क्या इसके सोशल इश्यूज हो सकते हैं, उससे रिलेटेड जो है लोगों के अंदर जो है एक कंसेंसस जो है डेवलप करना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका एंटी कन्वर्जन लॉ। तो एंटी कन्वर्जन लॉ अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ये लॉ पास किया था और 4 स्टेट्स ने पास किया। तो अभी धीरे धीरे जो है मतलब मोर देन 23 जो स्टेट्स हैं वो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसको पास करेंगे। तो जो आपका जितना भी आपका कन्वर्जन है, जो आपका कन्वर्जन है वो विलिंगली, मतलब खुद की मर्जी से विलिंगली, वो आपका आर्टिकल 25 में जो है वो मेंशन है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ पे है, रिस्ट्रिक्शन क्या चीज़ अलाउ नहीं है, फोर्सफुल कन्वर्जन अलाउ नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के उसका रिलीजन कन्वर्ट करा रहे हो, वो अलाउ नहीं है। विलिंगली अगर इंसान को अपना कन्वर्जन करना है वो कर सकता है। इट इज़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ है इसका रेशनल क्या है, मतलब इस लॉ का जो इसका रेशनल क्या है, इसका ये है कि एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगाना है, मतलब एक कंप्लीट बैन नहीं लगाना है कन्वर्जन पे। लेकिन जो फ्रॉड कन्वर्जन हो रहे हैं, जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहे हैं, उनको जो है उनको रोकना है। मतलब जो फ्रॉड, फोर्सफुल और ज़बरदस्ती जो कन्वर्जन हो रहे हैं उन पे रोकना है, एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगाना है। तो ब्लैंकेट बैन जो है नहीं लगाना है। ऐसे आप बोलोगे द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनका रिलीजन पहले क्या था, हिंदुइज्म, उन्होंने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म पे। तो मतलब इट मीन्स कि जो है हमारे यहाँ रिलीजन कन्वर्जन जो है वो अलाउ है, बट लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कन्वर्टेड हिज रिलीजन। तो ये रिलीजन ऑफ जो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है, इट्स अलाउ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट शुड नॉट बी द फोर्सफुल एंड द फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन। तो फोर्सफुल और फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये जो आपका कम्युनल पीस है
और हार्मनी है इंडियन सोसाइटी में उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। जहाँ लोग जो है वो अपने रिलीजन और बिलीफ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो एक कम्युनल पीस और हार्मनी को जो है उसको आपका इफेक्ट करेगा। अब इसका देख लेते हैं कि क्या रेशनल है बिहाइंड एंटी कन्वर्जन लॉ। मतलब क्यों एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की जरूरत पड़ी। पहली चीज, ये कोई ब्लैंकेट बैन के लिए बात नहीं करता है, लेकिन बात क्या करता है कि फोर्सफुल नहीं होना चाहिए और फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए और फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए। ब्लैंकेट बैन की बात नहीं करता कि कन्वर्जन आप कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों टाइप का नहीं होना चाहिए, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। बात है ये जो है आपकी जो जितने भी आपके रिलीजियन फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, उसको स्ट्रेंथन करता है। तीसरी चीज, प्रिवेंटिंग चेंज इन डेमोग्राफी। अब जब रिलीजन कन्वर्जन होगा तो आपकी डेमोग्राफिक में चेंज आएगा, तो एंटी कन्वर्जन लॉ जो है उसको भी एक प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिंग द चेंज इन द डेमोग्राफी। तीसरी चीज क्या हो गई, तीसरी चीज ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि इस लॉ का। सबसे पहले क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट हुई थी, जिसमें सरदार पटेल हैं, उन्होंने एक कंसर्न शो किया था अबाउट द फोर्सफुल कन्वर्जन। तो फोर्सफुल कन्वर्जन से रिलेटेड ऑफ द रिलीजन उन्होंने कंसर्न शो किया था, जिससे ही जो आपका अभी आप एंटी कन्वर्जन लॉ का जो बेस देखते हो, तो इससे ही एक मॉरल बेस जो है एंटी कन्वर्जन लॉ का वो इनिशिएट हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो एक हिस्टोरिकल डिबेट है, वहाँ से सरदार पटेल जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट हो रही थी, तो उन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन के बारे में जो है कंसर्न शो किए, तो वहीं से जो है एक मॉरल बेस जो है एंटी कन्वर्जन लॉ के लिए तैयार हुआ। नेक्स्ट, अब इसके इश्यूज क्या क्या हैं, इश्यूज क्या क्या हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब जो एक्यूज्ड है ऑन कन्वर्जन उसको ही प्रूफ करना है। तो जो एक्यूज्ड है ऑन कन्वर्जन उसको ही प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ इक्विटेबल ट्रीटमेंट, मतलब यहां कहीं ना कहीं जो है इंडिविजुअल की राइट जो है वो हैम्पर हो रही है। तीसरी चीज क्या है, एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर जो है वो डेवलप करता है कि चलो अब आप फोर्सफुल की बात कर रहे हैं कि एक इंसान है, उसने जो है रिलीजन अपना चेंज कर लिया, ठीक है। जब उसने अपने रिलीजन चेंज किया, ये डिसाइड कौन करेगा कि वो फोर्सफुल है फोर्सफुल नहीं है। मतलब हर पार्टी अपनी बात करेगी ना, तो फोर्सफुल है नहीं फोर्सफुल है, इट्स अ वेरी डिबेटेबल चीज। तो इंसान के अंदर जो रिलीजन चेंज करते हुए एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर भी रहता है कि फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या इशू क्या है कि ये जो है अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। मतलब इंसान का जैसा मन है, जैसे वो प्रोफेस करना चाहता है, जैसे प्रैक्टिस करना चाहता है, जैसे प्रोपेगेट करना चाहता है, वो वैसा करे। तो लेकिन जब आप एंटी कन्वर्जन लॉ लगा दोगे तो उसका कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको भी कहीं ना कहीं कर्टेल हो रहा है।
तो ये जो है हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा, हमने एंटी कन्वर्जन लॉ पढ़ा और सेडिशन पढ़ा। तो आप इन सारे टॉपिक्स को आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन सारी चीज़ों को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में तो यूज़ कर ही सकते हैं और ऐसे पॉइंटर्स डाल सकते हैं। तो हम इस तरह से जो है अपने जितने जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सबको कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जितना भी आपके मेंस के लिए होगा उसको कवर करेंगे। अगर 2023 वाले हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। एंड बाकी तो ये टेलीग्राम चैनल है ही, यहाँ फ्री डेली कोई जो है रोज़ अपडेट होता है मंडे टू फ्राइडे, तो आप इसमें क्विज़ में पार्ट ले सकते हैं, ये फ्री है। और बाकी तो आप मेंस आंसर राइटिंग है ये, तो यहाँ जो है हाई प्रोबेबल क्वेश्चन की आंसर राइटिंग होगी। दिस इज अ 60-day प्रोग्राम, हाई प्रोबेबल, जो द क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, जो हाई प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये प्रीलिम्स कोर्स है अगर 2023 के लिए, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम इस तरह से अपनी ये जो सीरीज़ है उसको चालू रखेंगे, तो आप इसको देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको अपने आंसर को लिखने में, आपको उसको एनहांस करने में आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इस पूरी जो हम जितने वीडियोस देंगे, जितने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, जितने हाई प्रोबेबल टॉपिक्स होंगे, आप उनको सबको देखिए और ज़रूर आपको जो है आप इन यहाँ से अपने आंसर लिखते हैं। और इसकी PDF जो है वो 60 डेज मेंस 2020 प्रोग्राम है उसके साथ मिलेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।